Dear students, let us solve some more problems from the photoelectric effect and the dual nature of the radiations. I have written 4 questions. 2 of them are objectives and 2 are the questions that we need to solve it completely and give it the solutions. So without any delay, let us start the solving the questions. The first question: a photon of energy h nu. I think you might be very familiar with the terms h and nu. H is the Planck constant and nu is the frequency in hertz. A photon of energy h nu is absorbed by a free electron of a metal having work function phi. वर्क फंक्शन हमारा कितना है, फाई है, विच इज लेस देन एच न्यू, यानी जो वर्क फंक्शन हमारा है इट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द फोटोन दैट इज फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस. तो ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. देयर माइट बी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चंस. हो सकता है इससे ज़्यादा ऑप्शन सही हो, तो कोई बात नहीं, देखते हैं. तो बेटा ये कह रहा है कि एक फोटॉन है, ये सीधे हमारा जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो आइंस्टीन का जो फार्मूला था उसी पर बेटा बेस्ड है. ए फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू इज अब्सॉर्ब्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मेटल हैविंग द वर्क फंक्शन फाई व्हिच इज लेस देन एच न्यू, मींस वर्क फंक्शन इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द फोटॉन दैट इज फॉलिंग ऑन द मेटल. तो इसमें बताना है 4 ऑप्शन दिया, उसमें से कौन सा करेक्ट है. 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, या हो सकता है वन से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट. बेटा ये पहले भी मैंने बताया था आपको, किताबों में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि ये अगर हमें फोटॉन एक सफिशेंट फ्रीक्वेंसी का जो है किसी मेटल पे फॉल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उससे निकल सकता है. बिल्कुल श्योर नहीं. इट मे बी कम आउट, इट मे कम आउट, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है होने की, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है. तो आई थिंक ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट. ऑप्शन नंबर 2, द इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट विद अ काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस 5. जब श्योरिटी ही नहीं है, जब श्योरिटी नहीं है तो फिर काइनेटिक एनर्जी का सवाल ही नहीं उठता. तो मेरे ख्याल से जब ऑप्शन 1 रॉन्ग है, 1 इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है द इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट. जब श्योर की बात आती है बेटा, श्योर बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की. जब सफिशेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है और अगर ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है. सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग. आइदर द इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट कम आउट और इट कम्स आउट विद अ काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस 5. देखिए बेटा, मैंने आपको जब शुरू में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा था, जब आइंस्टीन का मैंने इक्वेशन दिया था, वैसे ये इक्वेशन है कि मैक्स यानी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डायरेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस पाई नॉट. पाई नॉट इज द वर्क फंक्शन, ये था. लेकिन जो एक्चुअल इक्वेशन है ये देखिए, इसके बराबर मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन जो उसकी जो एनर्जी होती है बेटा, जो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन लिख के दिया था उसमें ये बताया था कि के मैक्स is less than or equal to h न्यू माइनस 5 नॉट. यहाँ पे जो के मैक्स होता है हाफ m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर या फिर ई वी नॉट, सब जानते हैं. यहाँ पे ई जो है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. वी नॉट उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज है. वी मैक्सिमम उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, यानी ये एक तरह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. तो जो एक्चुअल इक्वेशन आइंस्टीन ने लिखा था, मैंने आपको बताया भी था, लिखाया भी था कि मैक्स इज लेस देन और इक्वल टू. तो ये भी बेटा सही हो सकता था, लेकिन इसमें ये दे दिया है कि इतनी एनर्जी एच न्यू माइनस 5 होनी चाहिए. इसकी संभावना नहीं हो, मतलब इसकी 100% संभावना नहीं होती कि एनर्जी हमेशा इतने के ही बराबर हो. ये लिखा आइदर द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट और इट कम आउट विद द काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस 5. तो ये जो है निकल तो सकता है, ये तो बात कुछ हद तक सही है, 50% तक तो सही है, लेकिन 50% जो बात है इसकी रॉन्ग है. इसलिए ऑप्शन सी को भी हम रिजेक्ट करते हैं. और ऑप्शन तो क्या बचा है, ऑप्शन डी ही तो बचा हुआ है, तो ऑप्शन डी
बिल्कुल करेक्ट है। इट मे कम आउट विद द काइनेटिक एनर्जी लेस देन h nu माइनस 5, जो इस इक्वेशन को पूरा एकदम आइंस्टीन के इक्वेशन को फॉलो करता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली A, neither A is correct, nor B, nor C. Only option D is correct. यानी it may come out with a kinetic energy less than h nu minus 5. h nu minus 5, यहाँ पे 5 हमारा क्या है, ये वर्क फंक्शन है। जिसको थोड़ा सा याद रखिएगा, एक्चुअल इक्वेशन गिवन बाय द आइंस्टीन फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज दिस वन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। चलिए ठीक है, तो समझ गया ऑप्शन डी, यानी इसके लिए हमारा क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब 2 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द हैवियर ऑफ द टू पार्टिकल्स हैज स्मॉलर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मैंने सिंबल के फॉर्म में लिखा है, उसे जो आएगा तो आपको पूरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा होगा। डी ब्रॉगली या डी ब्रॉयल, द 2 पार्टिकल्स हैं, इसमें से एक हैवियर है और एक जो है थोड़ा सा, एक का यानी एक का मास ज़्यादा है, दूसरे का मास थोड़ा सा कम है, यानी वन इज हैवियर एंड अदर इज द लाइटर। द 2 पार्टिकल्स, देखिए इन दोनों में से क्या बताना है, कौन सा करेक्ट है, कि ये बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किस सिचुएशन में हैवियर पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल। हैवियर, वैसे हैवियर पार्ट आप जानते हैं, ये अभी ठीक अभी आते हैं, इसके बाद ये जो करके देखते तब इस बात को समझाते जाएंगे। द 2 पार्टिकल्स ए मूव विद द सेम स्पीड। अब जरा बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ को याद कीजिए, जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में दिया था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी बी इज इक्वल टू h अपॉन p, वेयर h इज प्लेइंग कांस्टेंट जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, एंड p इज द लीनियर मोमेंटम। P इज द लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम को वैल्यू लिख दीजिए, इसकी जो वैल्यू होती है h अपॉन m इंटू वी। यहाँ पर m जो है मास है और v क्या है, उसकी स्पीड है, या फिर वेलोसिटी कहिए, या फिर दूसरा फार्मूला क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के, वेयर के इज द काइनेटिक एनर्जी, वेयर के इज द काइनेटिक एनर्जी। और एक और होता फार्मूला, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, h अपॉन अंडर रूट 2m q into v, where v is the accelerating potential and q is the charge of the charge particle, जो भी चार्ज पार्टिकल है। अब इनमें से जिस फार्मूले की आवश्यकता हो उसका यूज आसानी से कर सकते हैं, इतना आपको याद है। आई थिंक देयर विल बी नो एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ठीक है, पहला सिचुएशन क्या है, मूव विद द सेम स्पीड, यानी जो पार्टिकल है हैवियर और लाइटर दोनों पार्टिकल। इसमें देखिए मैं ज़्यादा आपको नहीं मैथमेटिक्स में डिटेल में जाना चाहता हूँ, बस इस तरह से एक लॉजिक और ये अपने नॉलेज के बेस पर इसको कीजिए। मूव विद द सेम स्पीड, यानी सेम स्पीड से दोनों मूव कर रहे हैं। अगर दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, यानी हैवियर पार्टिकल की भी लोअर पार्टिकल की भी, तो क्या होगा इसमें, जो हैवियर पार्टिकल होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। जो हैवियर पार्टिकल है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, हालांकि दोनों की स्पीड सेम है, बट बिकॉज ऑफ द मास, क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी या मास इनटू स्पीड, तो जो हैवियर पार्टिकल होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। सो मूव विद द सेम स्पीड, अगर दोनों सेम स्पीड से मूव करते हैं तो इसमें क्या होगा, हैवियर पार्टिकल जो होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि देखिए स्पीड, देखिए ये दोनों टर्म तो सेम हो गया, यानी लैम्डा जो है, लैम्डा डी ब्रॉल इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। देखो ना, ये दोनों तो सेम हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, क्योंकि h तो कांस्टेंट रहता ही रहता है। अब स्पीड भी दोनों पार्टिकल के लिए सेम है, दोनों पार्टिकल के लिए सेम है, तो क्या बचा, मास, यानी जो डी ब्रॉयल वेवलेंथ होती है मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें जो हैवियर पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये हमारा क्या है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे साथ अच्छी तरह से, इस फार्मूला लिख करके देख लिया आप लोग। अच्छा, दूसरा क्या है, मूविंग विद द सेम लीनियर मोमेंटम। अगर दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, अगर मोमेंटम सेम है तो डी ब्रॉयल वेवलेंथ भी सेम होगी। अगर दोनों पार्टिकल अगर सेम मोमेंटम से चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो डी ब्रॉयल हाइपोथेसिस थी कोई भी मूविंग पार्टिकल हो सकता अगर है, इसमें वेवलेंथ होगी, यानी वो वेव की तरह, वो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है।
तो अगर मोमेंटम सेम है, अगर देखिए मोमेंटम सेम है, इसमें देखिए इन दोनों इसको देखिए, अगर मोमेंटम सेम है तो डी ब्रायल वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। अगर मोमेंटम सेम है तो डी ब्रायल वेवलेंथ, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम, बस इसी को जाए थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में, दोनों का मोमेंटम हमारा सेम है। हालांकि एक हैवियर है, एक हैवियर है और एक लाइटर है, लेकिन दोनों का मोमेंटम क्या सेम है। जो अकॉर्डिंग टू दिस डी ब्रायल हाइपोथेसिस बोथ द वेवलेंथ विल बी सेम, यानी दोनों पार्टिकल के हैवियर और लाइटर दोनों पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी। सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। अच्छा, अब ऑप्शन सी पर आ जाते हैं, मूव विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। मूव विद द सेम का, जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, लेमडा डी बी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के, वेयर के इज द काइनेटिक एनर्जी एंड एच इज द प्लेइंग कांस्टेंट। अब इसमें देखिए बेटा क्या है कि जो एच और के दोनों के लिए, दोनों पार्टिकल के लिए सेम हो गई, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मूव विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी यानी हैवियर पार्टिकल की और लाइटर पार्टिकल दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, लेकिन क्या है मास दोनों का डिफरेंट है ना, तो जो हैवियर पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, फिर कम होगी इस केस में, यानी ऑप्शन हमारा सी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दो एच एंड के बोथ आर द सेम, क्योंकि बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, विद द सेम काइनेटिक, हालांकि काइनेटिक एनर्जी मास पे नहीं बल्कि उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। हो सकता है जो स्लोवर जो लाइटर पार्टिकल हो ज़्यादा फास्ट चल रहा हो और जो हैवियर पार्टिकल उसकी स्पीड थोड़ा सा कम हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला द डी ब्राउली वेवलेंथ व्हिच मूव विद द सेम काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर फॉर द पार्टिकल हुज मास इज हैवियर, which is heavier, which is and which mass is greater than greater, यानी इस केस में भी ऑप्शन सी हमारा क्या है, ये भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, हैव फॉलन थ्रू द सेम हाइट, दोनों अगर सेम हाइट से हैं, इसको भी बेटा कुछ नहीं इसमें करना है, बस सेम हाइट अगर जानते हैं, कोई हाइट अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जैसे गिरती है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे फर्श पे गिरती है, यहाँ पे फ्लोर पे गिरती है, तो यहाँ पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहती है, जिसको हम कहते हैं mgh, where m is the mass of the particle, g acceleration due to gravity, h is the height। और जब यहाँ पहुँचती है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वैल्यू होती है ½ mv²। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दीज टू एनर्जीज मस्ट बी इक्वल। इससे अगर एक देखेंगे तो जो v हमारा है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू एच, वेयर एच इज द हाइट। अगर हाइट सेम है, g की वैल्यू भी सेम है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, तो अब क्या बचा हमारा, सिर्फ देखिए इसमें फिर आ जाइए, जब हमारा देखिए वेलोसिटी हमारी सेम है, क्योंकि हाइट सेम होने की वजह से दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी क्या है, सेम है, हैवियर की भी और लाइटर दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी सेम है, लेकिन मास तो डिफरेंट है। मास डिफरेंट होने की वजह से क्या है, डी ब्रायल वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी, यानी जो हैवियर पार्टिकल हो जाएगा उसकी मास, उसकी जो डी ब्रायल वेवलेंथ होगी स्मॉल होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू द लाइटर पार्टिकल। तो ठीक है, ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, यानी इसमें क्या हुआ है, ऑप्शन ए बी इज रॉन्ग, सी एंड डी, यानी ऑप्शन जो इसमें है, ऑप्शन ए एंड सी एंड डी आर करेक्ट, देखिए बेटा दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एग्ज़ाम में आए भी हैं, कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए भी, तो फिर फिर फ्यूचर में, इन फ्यूचर कभी बोर्ड में या फिर आपके जे या नेट में आ जाए, इसी लेवल का क्वेश्चन भी है, नहीं तो आपको आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो मेरे साथ इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, यानी इसके लिए क्या है, ऑप्शन ए, सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन हो गए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब तीसरे और चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो जो है जेई का आया है, कभी 2021 या 20 में आया हुआ है, और ये भी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है। ये तो एनसीईआरटी का है, लेकिन ये भी एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल सेम डाटा भी सेम है, सब कुछ स्टेटमेंट भी सेम है। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको नोट करने को मिला है।
बेटा ये सब मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा परफेक्ट हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक समय परफेक्ट। इसलिए प्रैक्टिस को कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन मिले तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक मार्क्स के लिए जो है मेरिट में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। इसलिए बेटा खूब मेहनत से इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये जेई में आ चुका है। ये ए बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 6.4 into 10 to the power minus 5 watt per centimeter square is comprised of wavelength lambda is equal to 310 nanometer, n stand for nanometer. If falls normally on a metal, जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो रेडिएशन पड़ रहा है एक सरफेस एरिया पे पड़ रहा है, मेटल के सरफेस एरिया पे पड़ रहा है जिसका सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। If 1 in 10 to the power 3 photons eject an electron, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको समझना है क्योंकि भाई जेई का क्वेश्चन है। क्योंकि if 1 in 10 to the power 3 photon ejects an electron, यानी 10 to the power 3 यानी 1000 फोटॉन से क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही निकल पाता है, यानी सारे फोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना, सारे फोटॉन्स जो है यानी जैसे हो ना फोटॉन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है तो इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, तो वही वाली है। तो 10 to the power 3 यानी 1000 फोटॉन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही निकल पाता है। Then the total number of electrons ejected in 1 second is 10 to the power 6, 10 to the power x, और जो इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो 1 सेकंड में 10 to the power x उसकी वैल्यू है। तो इसकी हमें बतानी है x की वैल्यू क्या है, x की हमें वैल्यू बतानी है, जिसमें अपनी वैल्यू दे दी है आपको आसानी से लिए कि एस की वैल्यू मान लीजिए 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 power 19 जूल। ये इसको हो सकता है इसको जूल में लिख लीजिए, इसको जूल में होगा। एंड देन एक्स की वैल्यू पता करिए। बेटा कोई है बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है देखिए हम सॉल्व करते हैं। हमें जो दिया पहले उसको हम लेट कर देखिए। एक कोई बीम ऑफ लाइट है किसी सरफेस जैसे कोई है, ये सरफेस एरिया जैसे ये है, इस पर कोई भी इसका एरिया दिया, इस पर एक लाइट पर नॉर्मली पड़ रही है, नॉर्मली ऐसे ही पड़ रही है, ऐसे ही आ रही है। जिससे क्या हो रहा है कि 1000 फोटॉन मिलकर के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पा रहे हैं, यानी यही इतनी, उसके बाद जो इससे निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो उसे 1000 फोटॉन से मिलकर के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और वही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ जाते होंगे। तो चलिए ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ मेटल का दिया हुआ देखिए वर्क फंक्शन फाई नॉट ऑफ द मेटल इज इक्वल टू कितना है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ हमें इंटेंसिटी दी हुई है, इंटेंसिटी को हम आई मान लेते हैं, ये कितना दी हुई है, इंटेंसिटी इज 6.4 into 10 to the power -5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ हमको, ये भी दिया हुआ है कि जो हमें जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया यानी एरिया जो दिया हुआ है, एरिया जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्योंकि देखिए इंटेंसिटी हमारी वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई है, एरिया भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इसलिए इसको मीटर में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप पावर निकाल लीजिए, यानी पावर निकालिए जब, यानी पावर P पावर इक्वल टू P मान लीजिए इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो अब हमें इसकी वैल्यू आएगी, चलिए देख लेते हैं। 6.4 into 10 to the power -5 वाट पर सेंटीमीटर इंटू 1 इज इक्वल टू 6.4 into 10 to the power -5, ये हो जाएगा वाट, ये हो जाएगा यार वाट। ये तो पावर हो गया। अब हमें एनर्जी निकाल लेते हैं, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन द है एनर्जी। अब निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन falling on the metal surface, on the metal, मैं इसको चेंज करता हूँ, मार्कर खत्म हो रही है। एनर्जी ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस
इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर हमारा दिया हुआ कितना, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये हो जाएगा बेटा जूल। तो वॉट इंटू सेकेंड क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। तो हमारा हो गया टोटल एनर्जी हो गया, यानी इसके क्या बोलते हैं, ये एनर्जी, इसको हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी टोटल ये हो गई है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल में है। अभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे, अभी इसको बाद में करते हैं, बाद में कर सकते हैं। हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो है हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़े, भी होगा जिस तरह की सिचुएशन आएगी। अच्छा, ये तो हमारा बेटा हो गई टोटल एनर्जी ऑफ द ड्यू टू रेडिएशन, यानी जो इस पर जो है, इस पर जो टोटल एनर्जी जो पड़ रही है, जो एनर्जी पड़ रही है मेटल सरफेस से, उसकी वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁵ जूल। अब क्या बेटा, जो फोटॉन आता है जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तो एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन क्या होती है, h इंटू न्यू या hc अपॉन लेमडा, hc अपॉन लेमडा होती है। ठीक है, तो जिसको देखिए hc अपॉन लेमडा जो है, इसको देखिए। तो ये एक फोटॉन की एनर्जी है, एक फोटॉन की, जिसको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें बेटा देखिए hc की वैल्यू दे दी गई है, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आसानी हो गई आपको, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी होगी। hc की वैल्यू दी हुई है 124 अपॉन वेवलेंथ भी दी, वेवलेंथ कितना दी हुई है, देखिए वेवलेंथ हमें जो दी हुई है लेमडा, जो लेमडा हमें दिया हुआ है, जो लेमडा हमें दिया हुआ है 310 नैनोमीटर। ये जो हमें दिया हुआ है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये नैनोमीटर, अगर हमारी वेवलेंथ लेमडा भी हमें देखिए, ये हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको पूरा लिखता हूँ, ये जो हो जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये दिया हुआ है। और वेवलेंथ हमारी कितनी दी हुई है, 310 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ आप अपनी एक से कर दीजिए, और ये 31 है, और ये 4 की हमारा हो जाएगा बेटा 31, ये हो जाएगा बेटा 4। इसकी जो वैल्यू आएगी, ये आएगी कितना, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बस। यानी जो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है मेटल सरफेस पे, उसकी जो वैल्यू एनर्जी है उसकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम ये जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये फार्मूले में ये दिया हुआ है, आपको याद भी होना चाहिए, नहीं भी दिया हुआ है इसको आप कन्वर्ट कर सकते, उसे दे दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखिए बेटा क्या है, हमारी जो टोटल एनर्जी है हमारी है 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 जूल है, और जो एक फोटॉन की एनर्जी हमारी कितनी है, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल है। इससे क्या निकाल सकते हैं, ये तो देखिए एक फोटॉन की एनर्जी है और टोटल एनर्जी है, इसलिए निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी हमारी कितनी है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए बहुत ही आसान है ये। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 6.4 है और ये 4 इंटू 1.6, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू 1.6, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू 6.4 के बराबर आएगी, 64 के बराबर 6.4 के बराबर। तो ये जो मिल करके दोनों कितना हो गया, ये 1 और ये कितना बचा 10 टू द पावर माइनस 9 है और 10 टू द पावर 5 है, और 10 टू पावर 19 जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर 14 फोटॉन पर सेकेंड है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर इन 1 सेकेंड, इन
1 सेकेंड। ये आया कितना, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 14, यानी कि टोटल जो फोटान जो इस जो टोटल फोटान मिलकर के इतना एनर्जी जो है क्रिएट कर रहे हैं 6.4 इंटू 10⁻⁵ जूल की, उसमें इसमें इतने फोटान हैं। लेकिन बेटा जब फोटान पड़ रहे हैं मेटल पे तो सारे फोटान की वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता है, बल्कि क्या 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स में 10 टू द पावर 3 फोटान में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल करके आ पा रहा है। तो अब इसके लिए निकालिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए सोल्यूशन मेरा समझ में आ गया होगा, आप लोग जो नहीं होगा कमेंट कीजिएगा, मैं इसको बताने की कोशिश दोबारा करूँगा। अच्छा अब देखिए, अब क्या पूछा है, since 10 to the power 3 photons ejects one electron, और हमारे पास कितने फोटान है, 10 टू द पावर 14 फोटान है। Therefore number of electrons ejected by photon is equal to 10 to the power 14 upon 10 to the power 3, यानी 10 to the power 11, 10 to the power 11। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये इसमें दिया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितने हैं, 10 टू द पावर x है, इसकी जो वैल्यू आ रही है कितना, 10 टू द पावर 11 आ रही है, इसलिए x विल बी इक्वल टू व्हाट, 11, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 11 x की वजह देखिए बेटा, 11 मीन्स फोटान नहीं है, बल्कि क्या है 10 टू द पावर 11 फोटान, 10 टू द पावर इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये फोटान की वजह से जो है ये 1 सेकंड में। इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ फोटान्स इजेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ड्यू टू द फोटान इन 1 सेकंड इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड। इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल रहे हैं। इसलिए हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, x की वैल्यू पूछा है। तो x की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी 11, कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एनसीईआरटी बुक में है। ये क्वेश्चन कई बार पहले इंजीनियरिंग या मेडिकल के इंट्रेंस में ऐसे बिल्कुल जैसे डाटा दिया है उसी तरह से आ भी चुका है। तो ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। ये क्वेश्चन बेटा यही था, उसे मैं और भी लिखना चाह रहा था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व भी कर लिया था, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ के आज ये दूसरा क्वेश्चन में आपके सामने बैठ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है 4, क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14। ये 3.3 ये है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं न्यू नॉट इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज। अच्छा, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। If the light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 hertz is incident on the metal, predict the cut off voltage। predict the cut off voltage। cut off voltage आपको बताया गया था, अभी ठीक है, अभी देखते हैं। अच्छा, और द क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू हाउ मच, 8.2
8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। देखिए बेटा, ये हमारी कट ऑफ, ये हमारी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी इससे कम फ्रीक्वेंसी होने पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट ऑफ द रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 8.2 है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। तो ठीक है, इसका फार्मूला जानते हैं कि जो फार्मूला होता है के मैक्स, वही आइंस्टीन का फार्मूला, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। यहाँ पर फाइव नॉट जो होता है बेटा, फाइव नॉट की वैल्यू होती है एच इंटू न्यू नॉट। यहाँ पे न्यू नॉट इज द फ्रीक्वेंसी, एच प्लेइंग कांस्टेंट, एच है क्या है? प्लेइंग कांस्टेंट है। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब सारी वैल्यू पुट कीजिए, आपको सब कुछ दिया। एच कॉमन ले लीजिए, पहले एच कॉमन यहीं पे कॉमन ले लेते हैं। एच कॉमन जब ले लिया आपने, तो ये न्यू माइनस न्यू नॉट, ये तो चलिए ठीक है, हम इसको देखते हैं कि मैक्स एच की जो वैल्यू होती है, प्लेइंग कांस्टेंट होता है, ये होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और ये जो न्यू की जो वैल्यू है, ये कितनी है? 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14, ये दिया हुआ है। अब देखिए दोनों में 10 टू पावर 4, इसको भी कॉमन ले, थोड़ा सा सोल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। यानी ये जो हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर 14, ये जो वैल्यू हो जाएगी 8.2 में से जब 3.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी बेटा? ये 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.9 आ जाएगी। और ये दोनों जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, क्योंकि माइनस 20 और प्लस 14 दोनों जब सॉल्व करेंगे 10 टू पावर माइनस 20 आएगा, इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। ये जो एनर्जी आएगी बेटा जूल में आएगी। किस में आएगी? हमारी ये जूल में आएगी। अच्छा, अब आप ये भी जानते हैं जो के मैक्स होता है, हमें निकालना है कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज मीन्स स्टॉपिंग वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज मीन्स जैसे होता है ई वी नॉट, या जैसे इसको लिख लीजिए कि हाफ एम वी मैक्स, जानते होंगे ये, तो हमको जो है ये वाला फार्मूला यूज करना होता है। ये यानी ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव वाला जो फार्मूला होता है, ये हमें यूज़ करना है। अच्छा, ये जो हमें कट ऑफ वोल्टेज बताया गया था आपको, जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो मिनिमम नेगेटिव वैल्यू होती है ऑफ द पोटेंशियल, दैट मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल टू द कलेक्टर प्लेट व्हिच स्टॉप्स द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम्प्लीटली। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल जीरो हो जाए, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर की तरफ ना जाने पाए। वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो हम अप्लाई करते हैं किसकी तरफ, ये हमें कैथोड देते हैं, उसको कलेक्टर के रूप देते हैं, कैथोड जो भी हो भी है। तो अब ठीक है बेटा, तो हो गया है, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है। तो जो हमारा जो ई वी नॉट ये हमें ये दिया हुआ है, ये हमको पता चल गया कितना है ये 6.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इंटू 4.9। और ई की वैल्यू जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होती है 1.6, ये होती है कितना? 1.6 होती है, 1.6 इंटू 19 होती है। इसलिए वी नॉट यानी जो कट ऑफ वोल्टेज है, हमारी कट ऑफ वोल्टेज जो है ये 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 4.9 अपान ई की जो वैल्यू होती है, ई जो होती है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, जो हमारी ई क्या है, ई की वैल्यू है हमारी ई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.0 वोल्ट, 2.0 वोल्ट।
यानी जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कट ऑफ पोटेंशियल है या कट ऑफ वोल्टेज हमारा, प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे को रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। क्योंकि रिटार्डिंग पोटेंशियल जब हम स्टडी कर एक्सपेरिमेंटल स्टडी देख रहे थे, तो जब हम इसमें कैथोड एनोड की जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, जब हम नेगेटिव पोलैरिटी हमने कर दिया था कलेक्टर प्लेट की, तो क्या हुआ था, करंट कम होना शुरू हुई थी और एक वैल्यू ऐसी आ गई थी जहाँ पे हमारी जो करंट थी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट थी, बिल्कुल जीरो हो गई, जीरो हो गई, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो गया था। तो उसी मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। इसमें इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे ना, तो बेटा यू विल गेट, आपको जो है ये 6.820 सॉरी ये 20 है इंटू 4.9, इसमें इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट आएगी इसकी वैल्यू। मैंने सॉल्व किया है, आप भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, है। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, तो सॉल्व बहुत ही आसानी के साथ से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। तो इस तरह का आपके चारों क्वेश्चन होंगे। चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। मैं और भी कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा थोड़ा सा, उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में अपना एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो होती है आपका। ठीक है, आज के लिए थैंक यू वेरी मच।